नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज से हम रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 पर बात करेंगे। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल नियम हमारे आने वाली परीक्षा का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस विषय पर वीडियो या ऑडियोज न आए हों। बहुत सारे वीडियो व बुक्स उपलब्ध हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि चीज़ों को सुगम व सरल तरीके से बताया जाए। दोस्तों, ये चैनल आपका है। अगर कहीं से भी कोई त्रुटि, चाहे वह लिखने में हो या बोलने के दौरान भाषा संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो आप अपने सुझाव व उत्तर हमें भेजते हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक व उत्साहवर्धक होता है। आपके पॉजिटिव कमेंट व सहयोग ही हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आज से रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 का ये श्रृंखला शुरू हो रहा है। पूरे नियम को इसमें नहीं लिया गया है। स्वविवेक से और आप जैसे मित्रों की सलाह से उन्हीं टॉपिक्स को लिया गया है जो आपके इस कांस्टेबल टू एसआई परीक्षा के लिए आवश्यक है। अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया गया है कि प्रश्न आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए, चाहे वह विजुअलाइजेशन मेथड से हो या लिखकर हो या किसी भी मेथड से हो, उसको आपके दिमाग में बैठ जाए, ये हमारा प्रयास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। और अगर इस चीज़ को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो खबरी ऐप पर चैनल में जाएं और चैनल में जाकर RPF LDC बाई जय का विजिट करें। आपको वहाँ पे हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस ऑडियो फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी जो है हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, RPF LDC एग्जाम 2021, उसका भी विजिट करें। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि रेलवे सुरक्षा बल 1987 यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन बल फोर्स रूल 1987 के नाम से इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 21 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस नियम को बनाया गया है। यानी कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है हमने, उसकी धारा 21 को यूज करते हुए, उसके पावर को यूज करते हुए, और ये रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 बनाया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हमने शॉर्ट नोट किया है। इस चीज़ को आप देख लें, इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 21 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके यह नियम बनाया गया है। दूसरा दे रहा है, इसका नाम रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 है। तीसरा पॉइंट है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 नए संशोधन 2 फरवरी 2018 के मुताबिक मुख्य सुरक्षा आयुक्त के स्थान पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्द तथा अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त के स्थान पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त जोड़ा गया है। अगला दे रहा है, उक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर आए ऐसे शब्दों को नए संशोधन के मुताबिक पढ़ा व लिखा जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं भी आपको मुख्य सुरक्षा आयुक्त लिखा हो पुराने मैनुअल के हिसाब से, तो उसको प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त समझा जाए, और जहां कहीं भी अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त लिखा हो वहां पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त समझा जाए। इस अध्याय में इसमें 21 अध्याय तथा 280 नियमों का संग्रह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कह रहा है, अगले में हमने दिया हुआ है कि हमने सभी जो भी इसके अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं उनको एक अध्याय के हिसाब से क्रमबद्ध करके उनको रखा गया है। तो उसके बारे में एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे क्या है। तो इसमें अध्याय 1 है प्रारंभिक, अध्याय 2 है बल का संगठन और संरचना। इसमें नियम 3 से लेकर और 20 तक के बारे में दिया गया है, और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे जो नियम हैं वो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये
धारा 3 से लेकर और धारा 20 तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के उद्देश्य से। अगला अध्याय 3 है। अध्याय 3 दिया है निर्देश और नियंत्रण। इसमें नियम 21 से नियम 24 तक है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है निर्देश और नियंत्रण, जो भी डायरेक्टिव और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी हमारे ऊपर अधीक्षण जो लागू होता है उसके बारे में इसमें दिया गया है। देखते हैं अगला क्या है। अगला अध्याय है धारा 4 शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। नियम 25 से लेकर नियम 44 तक में इसका वर्णन दिया गया है। अगला है अध्याय 5 भर्ती प्रशिक्षण और व्यवसाय योजना। इसमें इस अध्याय में नियम 45 से लेकर और नियम 77 तक का उल्लेख है। अगला अध्याय है वेतन पारिश्रमिक व सेवा अवधि नियम 78 से 86 तक। अगले अध्याय में दिया गया है, अध्याय 7 में दिया है बल सदस्यों का बांटा जाना और स्थानांतरण। इसमें नियम 87 से लेकर नियम 93 तक का उल्लेख है। अगला है अध्याय 8। अध्याय 8 है आंतरिक प्रबंध और सेवा की शर्तें व ज्येष्ठता नियम। नियम 94 से लेकर नियम 177 तक का वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। अगला अध्याय है अध्याय 9 पड़ाव व वास सुविधा। इसमें नियम 118 से लेकर नियम 120 तक का वर्णन किया गया है। अगला अध्याय है अध्याय 10। इसमें दे रहा है वर्दी व साज सज्जा नियम 121 से लेकर नियम 131 तक जो है इसमें दिया गया है। अगला अध्याय 11 है। अध्याय 11 में दिया है अनुशासन व आचरण नियम 132 से लेकर नियम 147 तक का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला अध्याय 12 है अनुशासनिक व दंडनीय दंड। इसमें नियम 148 से लेकर नियम 210 तक का इसमें वर्णन दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है अध्याय 12। अध्याय 12 से प्रश्न आने ही आने हैं। अगला है अध्याय 13। अध्याय 13 में दिया गया अपील व पुनरीक्षण यानी कि दोबारा परीक्षा। इसमें नियम 211 से लेकर नियम 220 तक का उल्लेख किया गया है। इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगला है अध्याय 14 अनुसंधान व अभियोजन नियम 221 से लेकर नियम 232 तक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसमें भी देख लीजिएगा। इसमें अपराध का रजिस्ट्रेशन और अपराध का स्थानांतरण ये सारी चीज़ें दी गई हैं। MCR वगैरह के बारे में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। अगला अध्याय है अध्याय 15। अध्याय 15 में इनाम व पुरस्कार नियम 233 से लेकर 239 तक महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लेंगे। अगला देखते हैं इसमें क्या दिया है। अध्याय 16 सिविल शक्ति की सहायता नियम 240 से लेकर नियम 246 तक। अगला अध्याय 17 है वाद पत्र और बचाव नियम 247 से लेकर नियम 256 तक का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला अध्याय 18 यानी कि संपर्क लाइजन। ये नियम 257 से लेकर नियम 261 तक में इसका वर्णन दिया गया है। अगला अध्याय है अध्याय 19 बाल कल्याणकारी उपाय। इसमें नियम 262 से लेकर नियम 264 तक का दिया गया है। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया बोलने में। अगला अध्याय है 19 में दिया गया है विशेष कल्याणकारी उपाय। इसमें नियम 262 से लेकर नियम 264 तक का वर्णन दिया गया है। अगला अध्याय है 20 में दिया गया है विविध व मिश्रित। इसमें नियम 265 से लेकर नियम 279 तक दिया गया है। इसमें 265 जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जांच न्यायालय से संबंधित है। अगला है अध्याय 21। अध्याय 21 में दिया गया है निरसन व व्यावृत्तियां। ये जो है नियम 280 में इसका दिया गया है। तो ये थे इसके अध्याय जो कि परीक्षा के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके सारे अध्याय महत्वपूर्ण हैं और पिछले प्रश्न पत्रों को अगर देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रेलवे सुरक्षा बल नियम से दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कुछ चीज़ें जिनको कि हमने एक शार्ट बनाया हुआ है, इसको हम लिख नहीं पाए हैं लेकिन इसका एक शार्ट नोट हमने बनाया हुआ है। इस चीज़ को आप सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें है रेलवे सुरक्षा बल को विभिन्न शाखाओं में बांटा जाना। ये जो है नियम 16 से लेकर नियम 19 तक है, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा हमने जो हाईलाइटेड है बनाया है
सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, यानी कि नियम 20 में जो है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना है, इसमें देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, हमने बनाया है मुख्य सुरक्षा आयुक्त को विभागाध्यक्ष का दर्जा। ये नियम 23.2 में दिया है, यानी कि 23.2 में दिया है, मुख्य सुरक्षा आयुक्त को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है। किसमें दिया गया है? नियम 23.2 में। ये सारी चीजें हाईलाइटेड हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला है महानिदेशक को निर्देश देने का अधिकार, ये नियम 28 में है, ये भी, इसको भी देख लीजिएगा। अगला है उच्चाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां, तो ये नियम 30 में है कि उच्चाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, नियम 30 के अंतर्गत। अगला है सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में सुधार, ये नियम 47 से लेकर नियम 49 तक है, इसको अवश्य देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है सीधे विभागीय पदोन्नति के लिए विशेष प्रावधान, तो ये नियम 72 में है। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं, तो नियम 72 में जो है ये सीमित विभागीय परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है उसके बारे में दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अगला है बल सदस्यों के लिए आचार संहिता, ये नियम 146 में है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेंगे। अगला हमने किया है इसमें बल अभिरक्षा का प्रावधान, बल के अभिरक्षा का प्रावधान नियम 175, ये हाईलाइटेड है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है इसमें जांच न्यायालय का प्रावधान, नियम 265 में दिया गया है। अगला है सुरक्षा न्यायालय का प्रावधान, नियम 168 से लेकर नियम 169 तक दिया गया है, यानी 168 to 169, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नागरिक प्रशासन की सहायता, ये नियम 240 है। अगला है रेलवे सुरक्षा बल सशस्त्र बल होने से संरक्षण, नियम 255 से लेकर नियम 256, यानी नियम 255 to 256, ये जो है रेलवे सुरक्षा बल सशस्त्र बल होने से संरक्षण। अगला है विशेष कल्याणकारी उपाय, नियम 262 से लेकर नियम 264 तक, यानी रूल 262 to 264 तक ये विशेष कल्याणकारी उपाय है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला है सुरक्षा सहायक का प्रावधान, यह है नियम 271 में। अगला सजाओं में अपील का प्रावधान, ये नियम 211 से लेकर नियम 220 तक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा, ये कभी ना कभी आपके काम भी आने वाला है, तो इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला है प्रशिक्षण का विशेष प्रावधान, यह है नियम 59 से लेकर और नियम 67 तक, यानी कि रूल 59 टू लेकर रूल 67। तो दोस्तों ये हमने एक हाईलाइटेड बेस पे हमने इसको बनाया हुआ है। इसमें से अगर ये मेरा दावा है, अगर इसमें से जो हमने जो भी पॉइंट आपको दिए हैं, ये महत्वपूर्ण हाईलाइटेड पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे तो इसमें से आपको एकदम बिल्कुल श्योर है कि 2-4 क्वेश्चन इसमें से आपको आपके परीक्षा में मिल ही जाना है। रेलवे सुरक्षा बल नियम इसमें 280 इसमें नियम है, लेकिन हमने इन नियमों को इसलिए हमने इसको अलग से बनाया है क्योंकि ये बार बार परीक्षा में रिपीट किए गए हैं और इस तरह के प्रश्नों का आना परीक्षा में संभावित है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला क्या दे रहा है इसमें हम देखते हैं। अगला अब हम आ गए अध्याय 1। तो अध्याय 1 इसमें जो है प्रिलिमिनरी के बारे में दिया गया है, जैसा कि सारे नियम और सारे जो भी अधिनियम होते हैं उसमें अध्याय 1 होता है इसका प्रारंभिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखना है, इसमें देख लीजिए इस नियम का नाम रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 है। यह संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर के सहित लागू है और इसकी लागू तिथि है 3/12/1987, यानी कि 3 दिसंबर 1987 को 3 दिसंबर 1987 को इसकी लागू तिथि है। अगले प्रश्न की तरफ अगला देखते हैं। इसमें दिया है परिभाषा। तो परिभाषा के बारे में हम आपको बता दें। देखिए इसमें परिभाषा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि क ख ग घ इस तरह का जो दिया हुआ है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हमने कोशिश किया है कि इसमें सारी चीजों को हम अल्फाबेटिकल ABCD में और क ख ग घ में भी साथ साथ लिख कर दे, ताकि आप दोनों को साथ में देख लें,
ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो। यानी कि इस क का प्लेस क्या है, ख का प्लेस क्या है, जिस तरह से अल्फ़ाबेट में ए से लेकर और जेड तक है 26 जो है, उसी प्रकार क से लेकर और ज्ञ तक जो है ये जो भी वर्णमालाएं हैं इनका क्या स्थान है, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कभी कभी ह्यूमन एरर का कारण बन जाता है, जिससे आपका पेपर गलत हो सकता है। तो हमने इसका कोशिश किया है, तो इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो है इसमें क में दिया है अधिनियम, तो हम बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप समझ जाइए। अधिनियम का मतलब होगा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 से इसका संबंध है। तो क को हम ए पढ़ सकते हैं। ख है, ख यानी कि बी में दिया है साज सज्जा। ग यानी कि सी, इसमें दिया हुआ है बटालियन। उसके बाद से है घ यानी कि डी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त में इसका दिया गया है, डिफाइन किया गया है। और उसके बाद से अंगा यानी कि ई, इसमें बंद गिरफ्तारी के बारे में दिया गया है, तो आप इसको साथ साथ देखते जाइएगा। अगला है इसमें दिया हुआ है च यानी कि एफ, इसमें दिया है जांच न्यायालय। और छ यानी कि जी, इसमें टुकड़ी दिया गया है। और ज यानी कि एच यानी इसमें दिया गया है निर्देश या निदेश या डायरेक्टिव। निर्देश या निदेश को हम डायरेक्टिव बोलते हैं, जो 28 में नियम 28 में दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा। झ यानी कि आई, इसमें दिया गया है आई में मंडल या डिवीजन के बारे में दिया गया है, परिभाषित किया गया है। जे में मंडल सुरक्षा आयुक्त यानी कि डीएससी के बारे में, सीनियर डीएससी के बारे में इसमें दिया गया है। ट यानी कि के में दिया है विद्यमान रेल नियम, यानी कि वर्तमान रेल अधिनियम जो है और जो वर्तमान जो रेल अधिनियम है उसके बारे में दिया गया है, यानी कि विद्यमान रेल नियम। ठ यानी कि एल में दिया है खुली गिरफ्तारी। एम में दिया है चौकी या पोस्ट, इसको आप देख लीजिएगा, इसको हमने वर्णमाला में और उसमें दोनों में किया है। और उसके बाद से अगला है ढ यानी कि एन, इसमें जो है रेल स्थापना यानी कि रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया है। ओ में दिया है रेल सुरक्षा बल कर्मचारी परिषद, वर्तमान समय में इसको समाप्त कर दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, दिमाग में रखिए, लेकिन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी कि पी में धारा से आप समझ सकते हैं कि अधिनियम में जो धाराएं दी गई हैं उसके बारे में दे रहा है। थ यानी कि क्यू में अनुसूची के बारे में दिया गया है। और आर है, आर में सुरक्षा न्यायालय। एस में वरिष्ठ अधिकारी। और टी में क्षेत्रीय रेल यानी कि जोनल रेलों के बारे में दिया गया है। ये हो गई। अब अगला चलते हैं। अगला एक छूट रहा है यू में दिया है उन सभी शब्दों को, पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषा में नहीं दिए गए हैं और जो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 व रेल अधिनियम 1890 में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो रेसुब अधिनियम या रेल अधिनियम में है। यानी कि जो इसमें जो शब्द आए हैं इस नियम के अंतर्गत, जो भी शब्द आए हैं और जो छूट गए हैं, उनको जो है अधिनियम यानी कि रेसुब अधिनियम और रेलवे अधिनियम 1890 में जो शब्द परिभाषित है उनका उसी अर्थ में अर्थ लगाया जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? अगला स्लाइड है अध्याय 2, इसमें दिया है बल का संगठन और संरचना। तो बल का संगठन और संरचना हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है 21 से लेकर नियम 21 से लेकर और नियम 24 तक में इसका वर्णन दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि बल का संगठन और संरचना किस स्तर पे है। इसको हम विजुअलाइजेशन मेथड के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप इस स्लाइड को देख लीजिएगा। इसमें जो है अध्याय 2 यानी कि बल का संगठन और संरचना। तो देख लेते हैं, नियम 4 में है ये, वरिष्ठ अधिकारियों और नामांकित या अभ्यादेशित बल
बल का संगठन और संरचना, इसको हमने एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की हमने कोशिश किया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले है नंबर ऑफ ऑफिस डेजिग्नेशन और सुपीरियर ऑफिसर। तो इसमें पहला दे रहा है डायरेक्टिव जनरल, दूसरा दे रहा है एडिशनल डायरेक्टिव जनरल, तीसरा दे रहा है एडिशनल डायरेक्टिव जनरल ऑब्लिक इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इसमें दे रहा है व्हेन पोस्टेड एज जोनल आरपीएफ चीफ और हेड ऑफ आरपीएसएफ प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। अगला दे रहा है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल व्हेन पोस्टेड एज 2 IC इन जोन ऑफ आरपीएसएफ चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। पांचवा इसमें दे रहा है एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल व्हेन पोस्टेड एज ए हेड ऑफ JR जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी डायरेक्टर आरपीएफ JR आरपीएफ एकेडमी। अगला स्लाइड 6 में दे रहा है कि सीनियर कमांडेंट, अगला दे रहा है सीनियर कमांडेंट, 8वां दे रहा है सीनियर कमांडेंट इन प्रोडक्शन यूनिट, 9वां दे रहा है कमांडेंट, फिर इसमें है कमांडेंट, 11वां सीनियर कमांडेंट, 12 दे रहा है सीनियर कमांडेंट, 13 दे रहा है कमांडेंट स्मॉल आर्म्स असिस्टेंट कमांडेंट। फिर उसमें इस तरह से आप देख लीजिएगा स्लाइड को आराम से। दूसरे इसमें सबऑर्डिनेट ऑफिसर में इंस्पेक्टर आ जाएंगे, फिर कंपनी कमांडर जिनको बोलते हैं, स्टोर इत्यादि जो भी हमारे ये कार्यकारी ब्रांच के अंतर्गत जो भी आते हैं उसमें जो है सभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आएंगे, फिर उसके बाद से ASI आएंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद से हेड कांस्टेबल और उसके इसके नीचे जो भी हमारे सहायक स्टाफ हैं उनके बारे में दिया गया है। स्लाइड को हमने चला दिया है आपके नॉलेज के लिए, इसमें आप इसको देख लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख लीजिएगा। सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इसके साथ ही अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हमने ये स्लाइड इस पे लगा दिया है ताकि आप इसको आराम से देख लें कि हमारे कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से हमारे आरपीएफ के ये सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में दिया है कि अध्याय 2 बल का संगठन और संरचना। अध्याय 2 में दिया हुआ है बल का संगठन और संरचना। आपको पहले ही बता चुके हैं। नियम 3 में क्या दे रहा है, महानिदेशक के मुख्यालय का संगठनात्मक स्वरूप। नियम 3 हम लोग देख लिए। नियम 5 देख लेते हैं। नियम 5 है अन्य वरिष्ठ अधिकारी। नियम 6 में दे रहा है महानिदेशक के मुख्यालय पद वरिष्ठ अधिकारी और नामांकित बल सदस्य। तो महानिदेशक के मुख्यालय पर उच्चाधिकारी और नामांकित बल सदस्यों के बारे में इसमें दिया गया है, देख लीजिएगा इसको। इतना ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है बल का संगठन और संरचना। ये तो अध्याय का नाम है, इसके अंतर्गत है नियम 7। नियम 7 में दिया है रेल सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी कि आरपीएसएफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नियम 7, इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। इसमें देर है कि बल के विशेष रूप से प्रशिक्षित एक यूनिट होगा जिसका नाम रेलवे सुरक्षा विशेष बल होगा, जो बटालियन के पैटर्न पर रिजर्व बल के रूप में स्थापित होगा। दूसरा दे रहा है बटालियन की संख्या और उनकी सदस्य संख्या महानिदेशक द्वारा निश्चित की जाएगी तथा नामांकित बल सदस्य का पृथक कैडर होगा। इनका अलग कैडर होगा, इनकी सीनियरिटी अलग होती है आरपीएफ से। अगला है प्रत्येक बटालियन एक मंडल के रूप में कार्य करेगा और इसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा जो समादेशक की पंक्ति से नीचे का न हो और कमान अफसर के रूप में जाना जाएगा। अगला है बल के ऐसे नामांकित बल सदस्यों को जिनके रेलवे सुरक्षा विशेष बल गठित होगा, वरिष्ठता नियत करने के प्रयोजन से पृथक कैडर होगा। तो इसमें आपको जो हाईलाइटेड चीजें हैं, नियम 7 इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें इतना ही पूछा जाता है कि जो है नियम 7 में किसका उल्लेख दिया गया है, या इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि रेलवे सुरक्षा विशेष बल का उल्लेख किस नियम में दिया गया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए सारी चीजें हमने बता दी आपको। अगला है नियम 8 है केंद्रीय अपराध ब्यूरो। तो केंद्रीय अपराध ब्यूरो ये जिनको हम आम भाषा में CCB कहते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। बहुत इसमें नहीं ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसका आप 8.2 देख लीजिएगा। नियम 8 में है केंद्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि CCB, और नियम 8.2 में दे रहा है कि एक केंद्रीय गुप्तचर विंग होगा व एक केंद्रीय रिकॉर्ड विंग होगा। यानी कि CCB में 2 विंग होते हैं, एक केंद्रीय गुप्तचर विंग, टोही विंग जिसको बोलते हैं, होगा, और इसको जो है एक रिकॉर्ड विंग होगा जो रिकॉर्ड का मेंटेन करेगा, यानी कि रिकॉर्ड से जो चीजें मतलब जो भी घटनाएं होंगी उन सब चीजों को रिकॉर्ड यानी उसको जो है लेखबद्ध करेगा और उसको रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। इसमें
इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें, ये महानिदेशक के मुख्यालय पर एक केंद्रीय अपराध ब्यूरो होगा, जिसमें एक केंद्रीय गुप्तचर विंग और एक केंद्रीय रिकॉर्ड विंग होगा। वही 8.2 को आप देख लीजिएगा, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नियम 9 में दिया गया है पुलिस कुत्तों के लिए प्रजनन केंद्र। तो इसमें दिया गया है कि भाई अपराध की रोकथाम के लिए, बेहतर रोकथाम तथा उनका पता लगाने के लिए कुत्तों के लिए प्रजनन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये दया बस्ती नई दिल्ली में है, जहां पर कुत्तों को, पुलिस कुत्तों को का प्रजनन और उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में है नियम 10 है केंद्रीय शस्त्र स्टोर। केंद्रीय शस्त्र स्टोर है। नियम 11 में है शस्त्र आयुध कर्मशाला, जो कि क्षेत्रीय रेलवे में क्षेत्रीय स्तर पे जो है हर क्षेत्रीय रेलों में जो है एक आर्मोरर वर्कशॉप बनाया गया है, उसके बारे में दे रहा है। और नियम 12 में दे रहा है शस्त्र आयुध निरीक्षण टीम, यानी कि उसको निरीक्षण करने के लिए कोई ना कोई एक टीम होनी चाहिए। बल के शस्त्रों आयुधों की मरम्मत करके फास्फेटिंग के लिए स्थापित की जाएगी। प्रत्येक कर्मशाला का भारसाधक अधिकारी निरीक्षक से नीचे के पद का नहीं होगा और एक उच्च अधिकारी प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण बनाएगा, यानी कि इसके टेक्निकल ऑब्जर्वेशन में एक जो है कोई भी उच्च अधिकारी रहेंगे तथा इसका एक भारसाधक अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे के पद का ना हो वो इसमें रहेंगे। नियम 12 में दे रहा है कि शस्त्र आयुध निरीक्षण टीम, इसमें सभी यूनिटों के शस्त्रों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए शस्त्र निरीक्षण टीमों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये नियम 12 में है। अब आते हैं नियम 13 है प्रशिक्षण संस्थाएं। तो प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में बता दें। पहला है रेलवे सुरक्षा बल अकादमी का गठन व प्रशिक्षकों की व्यवस्था, और इसमें दूसरा है क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था। बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखना है। अगला चलते हैं। नियम 14 है क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप। तो क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप के बारे में इसमें बताया गया है कि जोनल रेलवे में कौन कौन सी शाखाएं होगी। तो इसमें बता दें प्रत्येक क्षेत्रीय रेल में रेलवे सुरक्षा बल की 3 शाखाएं होगी। कौन कौन सा? कार्यपालक शाखा, दूसरा अभियोजन शाखा और तीसरा अग्निशमन शाखा। तो इसमें से अभियोजन अग्निशमन शाखा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कहीं कहीं पर अभी अभियोजन शाखा है और अभी ये अपने बल में कहीं कहीं पे ये जो है अभी स्थापित है अभियोजन शाखा। तो 3 शाखाएं हैं जिसमें से अग्निशमन शाखा को जो है अभी समाप्त कर दिया गया है। कार्यपालक और कहीं कहीं अभियोजन शाखा का अभी काम है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि नियम 14.2, यानी कि इसमें जो दे रहा है 14 में हमने क्या पढ़ा? 14 में है क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप। तो इसमें 14.2 जिसको हम देखिए लाल कलर से, रेड कलर से हाईलाइटेड इसको किए हुए हैं। नियम 14.2 को देख लीजिएगा। इसमें दिया है क्षेत्रीय रेल का मुखिया प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त होंगे तथा कमांड एवं समादेशन उनके अधीन होगा। तो यानी कि ये क्षेत्रीय रेल का मुखिया जो है प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त होंगे तथा कमांड एवं समादेशन उनके अधीन होगा। और दूसरा इसमें दे रहा है कि अन्य सुरक्षा कमिश्नरियत के अधिकारी होंगे। अन्य सुरक्षा कमिश्नरियत के अधिकारी का मतलब होगा कि उनके सहयोग के लिए अन्य अधिकारी होंगे जो कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय में काम करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे इसमें प्रश्न पूछता है कि बल का समादेशन जो है किसके हाथ में होता है, इसको देख लीजिएगा। तो कहीं कहीं बल का महानिदेशक भी दे देता है और केंद्रीय सरकार भी दे देता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में अगर बल का महानिदेशक और केंद्रीय सरकार दोनों दे देता है तो आप केंद्रीय सरकार को ट्रिक करिएगा, और अगर अलग अलग देता है तो यानी कि दोनों ही सही है, महानिदेशक और केंद्रीय सरकार दोनों ही ये बल का, यानी क्षेत्रीय रेल का मुखिया प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त होंगे, कमांड एवं समादेशन उनके अधीन होगा। यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके द्वारा किया जाएगा, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा। और बल का अधीक्षण जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है या कि महानिदेशक के अंतर्गत बल का अधीक्षण होता है, और प्रशासन जो है ये प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा किया जाता है। अगला है नियम 14.2 है अन्य सुरक्षा कमिश्नरियत के अधिकारी होंगे, यानी कि उनके सहयोग के लिए अन्य सुरक्षा कमिश्नरियत होंगे जिसमें कि उनके कार्यालय में उनके अधीन काम करेंगे, ये अन्य सुरक्षा कमिश्नरियत होंगे। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड दे रहा है कि नियम 15 बल का मंडल का संगठनात्मक स्वरूप। 14 में हमने पढ़ा जो क्षेत्रीय रेल का संगठनात्मक स्वरूप, और 15 में पढ़ रहे हैं मंडल का संगठनात्मक
स्वरूप। तो इसमें जो है देखिए इसका 15.2 देख लीजिएगा, 15.2 देख लीजिएगा, मंडल का प्रधान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त होंगे, ऐसा जो है इसमें लिखा गया है। अगला है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है नियम 16। नियम 16 में जो है दे रहा है कि क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं। तो इसमें 3 शाखाएं हैं, एक कार्यपालक शाखा है, दूसरा अभियोजन शाखा है, तीसरा अग्निशमन शाखा है। पहले ही आपको बता दें कि अभियोजन शाखा, अग्निशमन शाखा वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। कहीं कहीं अभी अभियोजन शाखा है अस्तित्व में, लेकिन वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और अभी जो है कार्यपालक शाखा ही मेनली काम कर रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है नियम 17। कार्यपालक शाखा के बारे में बताया गया है। तो कार्यपालक शाखा एग्जीक्यूटिव विंग वही है जिसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं। कौन कौन से इसमें शाखाएं हैं? पहला है स्टैटिक विंग, दूसरा है चलता फिरता विंग यानी कि मोबाइल विंग, तीसरा है अपराध विंग यानी कि क्राइम विंग, चौथा है विशेष विंग यानी कि स्पेशल विंग, और 5वां है स्टोर विंग। तो इसको देख लीजिएगा, ये 5 विंग हैं। इसमें आता है कार्यपालक शाखा में कितने विंग हैं। तो कार्यपालक शाखा में 5 शाखाएं हैं, जिनका कि अलग अलग सबका काम है। एक छोटा सा आपको इसको व्यू बता देते हैं। स्टैटिक विंग जो है, इस विंग को चौकी पैटर्न पर संगठित किया जाएगा। इसमें इतने सदस्यों को रखा जाएगा जो रेल संपत्ति के बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके विरुद्ध अपराधों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। दूसरा है मोबाइल विंग, यह कंपनी पैटर्न पर संगठित होगा, जैसा कि प्रधान मुसवा निश्चित करें और स्टैटिक विंग से भिन्न कार्य करेगा। RPSF को इसके बारे में आप ले सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो है चलता फिरता विंग के बारे में, जो उसका उसी रेफरेंस में उसका गठन किया गया है। अपराध विंग है। अपराध विंग में रेल संपत्ति की टो लेने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और परीक्षा करने, अपराध का पता लगाने, व्यापक प्रभाव वाले कठिन मामलों की जांच पड़ताल करने, अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके अभियोजन के लिए विशिष्ट दल के रूप में कार्य करेगा। इसमें SIB, CIB और ये इस तरह के इन सब चीजों का गठन किया गया। इसको देख लीजिएगा। घ है विशेष विंग। विशेष रेल सुरक्षा और उनके कार्यकरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की आसूचना एकत्रित करेगा, ये भी देख लीजिएगा। और लास्ट है स्टोर विंग। ये स्टोर विंग जो है वर्दी, साज सज्जा, शस्त्र, गोला बारूद, उपकरण और अन्य सामान संबंधित बल की आवश्यकताओं की देखभाल करेगा और उनकी पूर्ति करेगा। इसमें बस इतना ही। आगे देखते हैं आगे का क्या है। आगे के स्लाइड में दे रहा है कि नियम 18 अभियोजन शाखा। इस शाखा को लगभग समाप्त कर दिया गया। अभियोजन शाखा के बारे में बताया गया, इसको पहले बता दी, लगभग समाप्त कर दिया गया। कहीं कहीं अभी ये अस्तित्व में है। और नियम 19 है अग्निशमन शाखा। इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है अग्निशमन शाखा को। और अगला स्लाइड है आपका लास्ट जो है इस वीडियो का, बल का संगठन और संरचना के अंतर्गत नियम 20 है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष। तो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जो है यानी कि कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के बारे में बताया कि यह महानिदेशक के मुख्यालय क्षेत्रीय रेलों में तथा मंडलों में राउंड क्लॉक यानी कि 8x3 में यानी कि 24x7 के पैटर्न पे कार्य करता रहेगा, यानी कि 24 घंटा कार्य करेगा। और ये महानिदेशक के मुख्यालय में, क्षेत्रीय रेल के मुख्यालय में तथा मंडल मुख्यालय में इसका स्थापना किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यही वीडियो को बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि एक इसके बारे में पूरे अध्याय के बारे में आपको एक परिचय कराना था। तो इसमें हमारा कोशिश ये था कि हम इस अध्याय के बारे में आपको परिचित करा दें। ये परिचित कराने के लिए है। और इसके बारे में आप देखिए, ये नियम 3 से लेकर नियम 20 तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अगले इसके पार्ट में यानी कि रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 पार्ट 2 में आपको हम अगले महत्वपूर्ण नियमों को के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि 4-5 वीडियो में पूरे आपको ये रेल नियम 1987 को समाप्त कर दिया जाए। और इसमें जो है मेन जो पॉइंट है उन चीजों को मैं हाईलाइटेड करूंगा, इसको आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं रेलवे सुरक्षा बल नियम के अन्य नियमों के साथ। और बीच बीच में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शार्ट करके और आपसे एक क्विज का भी हम सोच रहे हैं आपके साथ एक क्विज के जैसा जो भी वीडियो बनाए, जिससे कि आपके और हमारे बीच में एक क्विज का आयोजन हो सके। तो दोस्तों आज बस अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसी रेलवे सुरक्षा बल नियम के किसी अन्य टॉपिक पे। तो अपना ख्याल रखिए और इस
कोविड के सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और आप अपना कार्य कीजिए। आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपने विभाग के लिए। तो अपना ख्याल रखिए और सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए और कोविड नियमों का जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा या जो आपके प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनका आप पालन करते हुए और अपने सतर्क और सुरक्षित ड्यूटी का निष्पादन करते हुए अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। और आपसे पुनः मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि इसे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।